हम देखते हैं राजस्थान के जिला दर्शन के बारे में। जिला दर्शन में हम देखते हैं सबसे पहले अजमेर जिले के बारे में। अजमेर की स्थापना की बात करें तो अपन 12वीं सदी में 1113 ईस्वी में लगभग अजयराज ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा बात करें परिवहन कोड की यहाँ की, तो परिवहन कोड कितना है RJ01। इसके अलावा बात करें आकृति, अजमेर की आकृति कैसी है, तो अजमेर की आकृति है त्रिभुजाकार। इसके अलावा बात करें राजस्थान का संभाग, तो अजमेर संभाग, अजमेर जिला अजमेर संभाग में आता है। ओके। इसके अलावा बात करें वर्तमान स्वरूप अजमेर का कब आया, वर्तमान स्वरूप कब आया, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वें जिले के रूप में अजमेर उभर कर आया। इसके अलावा बात करें अजमेर की जलवायु की, तो उप आर्द्र जलवायु है अजमेर की। इसके अलावा बात करें अजमेर राजस्थान में 2 स्थानों पर स्थित जिला है, यानी कि चित्तौड़गढ़ और अजमेर 2 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान में 2 अलग अलग भागों में डिवाइड है। इसके अलावा बात करें सीमावर्ती जिले, तो अजमेर से सीमा टच करते हैं 6 जिले। कौन कौन से, जयपुर, नागौर, पाली, राजस्थान, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, ये 6 जिले अजमेर से स्पर्श करते हैं। इसके अलावा बात करें अंग्रेजों के समय में ये क्या था, अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों के समय। आगे क्या है, अजमेर की बात करें तो अजमेर का शुभंकर क्या है, खरमोर। इसके अलावा बताएं राजस्थान का प्रथम साक्षर जिला वो था अजमेर। राज्य की पहली सूती मिल्स, कौन सा नाम है उसका, द कृष्णा मिल्स, और इसकी स्थापना कब हुई, 1889 ईस्वी में। किसने की स्थापना, सेठ दामोदर दास व्यास द्वारा। इसके अलावा बात करें राज्य का पहला हाईटेक डाकघर कहाँ पे बनाया गया, अजमेर में। इसके अलावा बात करें राज्य का सर्वाधिक फेल्सपार उत्पादक जिला, यानी फेल्सपार का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, अजमेर में। इसके अलावा गाय का सर्वाधिक पाई जाने वाली नस्ल, गाय की कौन सी नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है, यहाँ पे गिर नस्ल, गाय की गिर नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। इसी गिर नस्ल को अजमेरिया नस्ल या फिर रेंडा भी कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेंडा या गिर नस्ल कहाँ की प्रमुखता पाई जाती है, तो अजमेर में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तबीची अजमेर में। प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र यह है तबीची अजमेर में। इसके अलावा बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RPSC और राजस्व मंडल, इन तीनों का कार्यालय कहाँ पे है, इन तीनों का कार्यालय है अजमेर में। इसके अलावा बात करें राज्य में रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे है, रेलवे पुलिस का मुख्यालय भी अजमेर में। मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, अजमेर व राजसमंद का द्विवेद क्षेत्र, इन दोनों को संयुक्त रूप से मेरवाड़ा क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा बात करें भारत का मक्का और राजस्थान का हृदय, ये भी अजमेर के बारे में। भूकंप वेधशाला वो भी अजमेर में है। उसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर, ये भी अजमेर में है। राजस्थान की कुंजी या राजपूतानी की कुंजी किसको कहा जाता है, अजमेर को। राजस्थान का नाका अजमेर को कहा जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द की भूमि, ये भी अजमेर को कहा जाता है। अंडों की टोकरी, क्योंकि सर्वाधिक अंडों का उत्पादन अजमेर में होता है। फार्मिंग है, मुर्गी फार्मिंग का सबसे ज्यादा चलन अजमेर में है, इसलिए इसको अंडों की टोकरी कहते हैं। इसके अलावा बघेरा का तोरण द्वार, जिसे जो क्या है, ढोला मारू की शादी का साक्षी माना जाता है, बघेरा का तोरण द्वार, ये भी अजमेर में है। इसके अलावा 1556 में अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य के अधीन किया गया, यानी 1556 में अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। किसने जीता, अकबर ने। इसके अलावा बात करें अरावली का सबसे कम विस्तार, या फिर कह सकते हैं कि सर्वाधिक कटी फटी कहाँ पे है, अजमेर में। अरावली राजस्थान की पर्वतमाला है जिसका सबसे कम विस्तार या सर्वाधिक कटी फटी कहाँ पे है, अजमेर में। इसी कारण इसको मरुस्थलीय रेगिस्तान का प्रसार वाला जिला कहते हैं। देखते हैं एक बार, देखो ये वाली अरावली पर्वतमाला है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है इधर, है ना। तो ये क्या है कि सर्वाधिक कटी फटी है यहाँ पे बीच में, जो कि कौन सा जिला आता है, अजमेर। और वैसे तो ये क्या है कि इधर है पश्चिमी रेगिस्तान, पश्चिमी मरुस्थल है इधर, पश्चिमी मरुस्थल है। तो पश्चिमी मरुस्थल को इधर फेंकने से अरावली पर्वतमाला रोकती है, यानी कि मरुस्थल के प्रसार को रोकने में का सहायक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कटी फटी पहाड़ियां होने के कारण ये क्या है कि वायु इधर प्रवेश कर जाती है और रेगिस्तान को प्रसार का कारण है ये अजमेर। इसी कारण इसको रेगिस्तान प्रसार वाला जिला या मरुस्थल प्रसार वाला जिला कहते हैं। अजमेर में क्या, जुबली क्लॉक टावर कहाँ पे, अजमेर में। इसको विक्टोरिया टावर भी कहते हैं। रानी विक्टोरिया के आगमन पर उनके सम्मान में बनाया गया था। ये 1886-87 में ये बनाया गया था। इसके अलावा बात करें खुंडियावास धाम, जहाँ पे क्या है, रामदेव जी का तीर्थ स्थल है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे रामदेव जी का एक और मंदिर है, जिसके कारण इसको मिनी रामदेवरा या फिर द्वितीय रामदेवरा कहते हैं। पहला रामदेवरा कहाँ पे, जैसलमेर में। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे, वो भी अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में क्या खास बात आती है वो देखते हैं। इसका निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा दरगाह की बड़ी देग किसने भेंट की थी, अकबर ने। दरगाह के अंदर बड़ी देग किसने भेंट की थी, अकबर ने। दरगाह के अंदर छोटी देग किसने भेंट की थी, जहांगीर ने।
इसके अलावा पक्की मजार व दरगाह में गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन ने 1464 ईस्वी में। इसके अलावा यहाँ पे उर्स या मेला लगता है, किसका? ख्वाजा साहब का उर्स या मेला लगता है। कब से कब तक लगता है? 1 रजब से 6 रजब तक लगता है। और इस मेले की शुरुआत किसने की थी? भीलवाड़ा के गौरी परिवार ने इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा आगे देखें, 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें अपन, वर्तमान में यहाँ पे मस्जिद है जिसे 16 खंभों की मस्जिद कहते हैं। इसके अलावा निर्माण इसका करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? गुलाम वंश का शासक था। इसके अलावा बात करें, मूलतः यहाँ पे क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी मूलतः यहाँ पे। इसका निर्माण, संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? बिशलदेव चौहान या फिर विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था इसका निर्माण। इसके अलावा बात करें कि 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर हरिकेली नाटक को उकेरा गया है, यानी दीवारों पर हरिकेली नाटक का पूरा चित्रण किया गया है। रखा महल, जीव रखा महल क्या है? केहरीगढ़ या किशनगढ़ के किले का आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? जीव रखा महल कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह की बात करें तो उसके अंदर शाहजहानी मस्जिद भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1638 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा ख्वाजा साहब के साहबजादे यानी उनके बेटे है ना, उनके पुत्र ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो वो है सरवाड़ अजमेर में है। इसके अलावा बात करें, दरगाह परिसर में घोड़े की एकमात्र मजार कहाँ पे स्थित है? तो वह है हजरत मीरा साहब की दरगाह के अंदर है। इसके आगे बात करें पर अकबर का किला या फिर इसको मैगजीन दुर्ग कहते हैं। इसकी बात करें तो निर्माण इसका अकबर ने 1570 ईस्वी में करवाया था। इसके अलावा हल्दीघाटी युद्ध की योजना यहीं पर बनाई गई। ये मुगल और तत्कालीन ब्रिटिश राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा था अकबर का किला। इसके अलावा बात करें, मुगल दरबार का आयोजन 1613 से लेकर 1616 में यहाँ पे मुगल दरबार का आयोजन हुआ था अकबर के किले के अंदर। मुगल दरबार का आयोजन किसने किया था? तो जहांगीर ने किया था मुगल दरबार का आयोजन। मुगल दरबार में एक ब्रिटिश व्यापारी आया था, सर टॉमस रो। ये कब आया था? 10 जनवरी 1616 को। ये व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था राजस्थान में। इसके अलावा बात करें अजमेर की बात करें, 22 दिसंबर 1615 में ये सर टॉमस रो अजमेर में आ चुका था। लेकिन मुगल दरबार में क्या पेश हुआ? 10 जनवरी 1616 को। ये कहाँ पे? अजमेर में। इसके अलावा अकबर के किले की कुछ और बात देखते हैं अपन। अकबर के किले को मैगजीन तुर्क के अलावा दौलत खाना भी कहते हैं। दौलत खाना, या इसमें सर जॉन मार्शल की बात करें तो सर जॉन मार्शल ने 19 अक्टूबर 1908 को राजकीय संग्रहालय बना दिया इसको। किसको? अकबर के किले को। अकबर के किले के राजकीय संग्रहालय के प्रथम अधीक्षक पुरातत्ववेत्ता कौन थे? वो थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तथा इसके अलावा बात करें अकबर का किला, जो कि मुस्लिम शैली में निर्मित राज्य का एकमात्र किला है, मुस्लिम शैली में निर्मित है। इसके अलावा बात करें बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की 25वीं जयंती पर अशोक विहार बनाया गया, स्थापित किया गया, जो कहाँ पे? इस अजमेर में स्थापित किया गया। और किसके सहयोग से? थाईलैंड और ताइवान की बौद्ध संस्थाओं के सहयोग से यह स्थापित किया गया। इसके आगे बात करें मेयो कॉलेज, ये भी अजमेर में। राजकुमारों को इंग्लिश शिक्षा देने के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। प्रथम इसका विद्यार्थी कौन था? मंगल सिंह। वो कहाँ का था? अजमेर का राजकुमार था मंगल सिंह, सॉरी अलवर का राजकुमार था मंगल सिंह। पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, ये भी अजमेर में है। अजमेर दुर्ग की बात करें अपन, इसको गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि गढ़बीठली पहाड़ी पर होने के कारण इसको गढ़बीठली दुर्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें घोड़े की मजार, इस दुर्ग में एकमात्र घोड़े की मजार है। ऐसा एक ही दुर्ग है जिसमें घोड़े की मजार है, और इस घोड़े की मजार पर चने की दाल चढ़ाई जाती है। इसके अलावा बात करें बीबी का मकबरा, ये भी संगमरमर से निर्मित है, अजमेर में। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में बनाया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में बनाया गया। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में बनाया गया। इसके अलावा बात करें अजमेर दुर्ग का पुनरुद्धार किसने करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था पृथ्वीराज ने। और किस लिए करवाया था? अपनी रानी तारा के लिए करवाया था। इसी कारण इसको तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। पृथ्वीराज वही राजकुमार है जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। इसके अलावा बात करें रामकिशन सोलंकी, इसको नगाड़ों का जादूगर कहा जाता है। इसका संबंध भी अजमेर से है। एचएमटी की स्थापना चाचियावास अजमेर में की गई है। किसके सहयोग से? चेकोस्लाविया के सहयोग से की गई है। किशनगढ़ अजमेर में है। अब किशनगढ़ की बात करें, यहाँ पे नवग्रह मंदिर भी है। इसके अलावा गेंदोलाल झील भी किशनगढ़ के अंदर है। इसके आगे बात करें फूल महल, ये भी किशनगढ़ के अंदर है। मार्बल मंडी, ये भी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। फल्गुबाई का संबंध भी किशनगढ़ से आता है। ये कौन है? चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई, इसका संबंध भी किशनगढ़ अजमेर से आता है। इसके आगे बात करें बणी ठणी चित्रशैली, इसका संबंध भी किशनगढ़ से है।
इसकी बात करें तो जनक इसका कौन था? निहाल चंद। निहाल चंद ने बड़ी ठनी चित्र शैली का उद्भव किया था। इसके अलावा बात करें भारत की मोनालिसा, ये बड़ी ठनी चित्र शैली को ही कहा जाता है, भारत की मोनालिसा। इसके अलावा बात करें सांबर झील, सांबर झील भी इसका कुछ हिस्सा अजमेर में भी आता है। रूपनगढ़ नदी का पानी इसमें गिरता है। रूपनगढ़ नदी की बात करें अपन तो उद्गम यहाँ इसका हुआ था रूपनगढ़ की पहाड़ी से। इसकी बात करें पूर्णतः अजमेर में बहाव क्षेत्र वाली नदी है ये। रूपनगढ़ नदी की बात करें तो इसके किनारे पर कौन सा शहर बसा है? सलेमाबाद, जिसका फिलहाल में नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? निम्बार्क नगर। और निम्बार्क नगर की क्या खासियत है? यह निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। द्वारा उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध कहां पे लड़ा गया? दोराई अजमेर में लड़ा गया, जिसमें क्या हुआ कि औरंगजेब जीत गया था और दारा शिकोह है इसका भाई था, वो हार गया था और औरंगजेब मुगल सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। इसके बाद बात करें फूल सागर वीर तालाब की बात करें तो 1872 में ये बनाया गया था। किसके द्वारा? अजमेर मेरवाड़ा के कमिश्नर कर्नल डिक्सन के द्वारा ये बनाया गया। इसके अलावा बात करें हैप्पी वैली, ये भी अजमेर के अंदर स्थित है। शौर्य उद्यान की बात करें तो अजमेर के मिलिट्री स्कूल परिसर में बनाया गया शौर्य उद्यान। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 27 अप्रैल 2005 को इसका उद्घाटन हुआ था। इसके अलावा बात करें चश्मा ए नूर महल, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के महलों की बात करें तो पुष्कर के वराह घाट पर जहांगीर के महल स्थित है। इसके अलावा बात करें बूढ़ा पुष्कर, कनिष्क पुष्कर झीलें, ये दो झीलें कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में है। इसके अलावा बात करें रावली टोडगढ़ का अभ्यारण्य या फिर रावली टोडगढ़ क्या है? अजमेर का हिल स्टेशन, जो कि रावली टोडगढ़ एक अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो कि अजमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करें डिग्गी तालाब, ये भी अजमेर के अंदर है। इसके अलावा नया नगर या फिर ब्यावर, इसको किसने बसाया था? कर्नल डिक्सन ने इसको बसाया था। इसके अलावा बात करें अब्दुल्ला खां का मकबरा, ये भी अजमेर के अंदर है। टुकड़ा का मकबरा, ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। बात करें पंचकुंड, कुछ समय के लिए अज्ञातवास में पांडवों का निवास स्थान था पंचकुंड। पंचकुंड की बात करें कृष्ण अभ्यारण्य या सुदाबाई भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। इसके अलावा शेर चश्मा तारागढ़ दुर्ग में है। ये क्या है? एक झील है। ये इसका नाम रखा गया है शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा बैजनाथ पर्यटन स्थल, ये भी अजमेर के अंदर है। गोडावन की शरण स्थली, ये भी सोमकलिया अजमेर के अंदर है। कांचरिया मंदिर, ये किशनगढ़ अजमेर के अंदर स्थित है। इसके आगे बात करें सोनी जी की नसिया, ये जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ या फिर आदिनाथ का मंदिर है। पार्श्वनाथ क्या कौन था? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर था। इसके अलावा बात करें सोनी जी की नसिया के बाहरी भाग को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा इसको लाल मंदिर भी कहा जाता है सोनी जी की नसिया को। इसके आगे बात करें पृथ्वीराज स्मारक, तो तारागढ़ पहाड़ी पर पृथ्वीराज स्मारक बना हुआ है। 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इसके आगे बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक था ये। बात करें तो नाग पहाड़ से एक नदी निकलती है सागरमती नदी, और पुष्कर पहाड़ी से एक नदी निकलती है सरस्वती नदी। ये दोनों गोविंदगढ़ में मिल जाती है ना। गोविंदगढ़ में मिलने के बाद इसका नाम लूनी नदी पड़ जाता है। वैसे लूनी नदी को प्रारंभ में क्या नाम से जाना जाता है? सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो कि अपन नदी अपवाद तंत्र में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें खारी नदी निकलती तो है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, लेकिन इसके लिए अजमेर में क्या खास बात है? तो नारायण सागर बांध, जो कि अजमेर में स्थित है, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा बांध भी है। इसकी नींव कब रखी गई थी? 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नारायण सागर बांध की नींव रखी गई थी। तो अजमेर में नारायण सागर बांध खारी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा बात करें फोय सागर झील की बात करें, यह अजमेर को बांडी नदी की बाढ़ के पानी से बचाने के लिए बनाई गई थी। यानी बांडी नदी में अतिरिक्त पानी आने के कारण अजमेर में हर साल बाढ़ आती थी, जिससे बचाने के लिए इंजीनियर फोय ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा बात करें अधिक पानी आने पर, यानी कि फोय सागर झील भर जाने के बाद भी अगर और अधिक पानी आ रहा तो उसको कहां पे छोड़ा जाएगा? आना सागर झील के अंदर उसको छोड़ा जाएगा। आना सागर झील, इसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। कब करवाया था? 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इसके आगे बात करें जहांगीर ने यहाँ पे क्या करवाया था? आना सागर झील के किनारे दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक झरना है जिसका नाम है चश्मा ए नूर। इसके अलावा बात करें शाहजहां ने आना सागर झील के पास में संगमरमर की 12 दरी का निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पे करें कि आना सागर झील के किनारे पर रूठी रानी का महल है। रूठी रानी कौन थी? रानी उमादेव को कहा जाता है। रानी उमादेव कौन थी? राव मालदेव की पत्नी थी। राठौड़ शासक था राव मालदेव, इसकी पत्नी थी रानी उमादेव। इसके अलावा बात करें ये रूठी रानी का महल नूरजहां के लिए भी प्रसिद्ध है। शाहजहां की बेगम नूरजहां यहाँ निवास करती थी। नूरजहां की माँ का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम ने की क्या खास बात है कि इसने इत्र की खोज की थी,
जिसे आप परफ्यूम झील की, तो पुष्कर झील की बात करें, राज्य की सबसे पवित्र झील, प्राचीन झील और यह एक प्राकृतिक झील है। इसके अलावा बात करें सबसे प्रदूषित झील भी है यह राजस्थान की। इसके बात करें तो प्रदूषण को मिटाने के लिए यानी सफाई कार्यक्रम कब चलाया गया, 1997-98 में कनाडा के सहयोग से सफाई कार्यक्रम चलाया गया। इसके आगे बात करें पर इसका निर्माण ज्वालामुखी से माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसका निर्माण अलग अलग मत देते हैं कुछ इतिहासकार इसके निर्माण के लिए, लेकिन मुख्यतः इसका निर्माण ज्वालामुखी से माना जाता है और इसको एक काल्डेरा प्रकार के ज्वालामुखी की उत्पत्ति से बनी है, यानी ये काल्डेरा प्रकार की झील मानी जाती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे 52 घाट है, जिसमें से सबसे बड़ा घाट है जयपुर घाट है, सबसे पवित्र घाट है गौ घाट है। इसके अलावा महिला घाट है, यहाँ पे मैडम मेरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया महिलाओं का। मैडम मेरी ने देखा कि यहाँ पे पुरुष घाट पर ही महिलाएं स्नान करती है, तो उन्होंने इनके लिए एक अलग से घाट का निर्माण करवाया। यहाँ पर क्या किया कि गांधी जी का अस्थि विसर्जन भी किया गया महिला घाट पर, इसके कारण इसको बाद में गांधी घाट कह दिया गया। बात करें पर पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, जो कि पुष्कर झील के किनारे पर लगता है। यह राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। इसका आयोजन राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें पुष्कर की, बात करें तो पुष्कर को तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज और पंचम तीर्थ भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है राजस्थान में पुष्कर में, जिसका पुनरुद्धार किसने कराया था, गोकुलचंद पारीक ने पुनरुद्धार करवाया था। इसके अलावा बात करें सावित्री जी का मंदिर है, जो कि रत्नागिरी की पहाड़ी पे बना हुआ है, जहां पर क्या किया गया कि राज्य का तीसरा रोपवे बनाया गया है रत्नागिरी पहाड़ी पर। मेला सावित्री देवी का मंदिर मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को सावित्री माता का मेला लगता है। इसके अलावा बात करें पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया, अर्णोराज ने करवाया था। पुष्कर झील के तट पर मान महल बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था आमेर के राजा मान सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके आगे देखिए यहाँ वेदों को लिपिबद्ध किया गया, कहां पे, पुष्कर झील के तट पर। इसके अलावा बात करें पुष्कर झील के तट पर रंगाजी का मंदिर है, जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ कहां की शैली है, दक्षिण भारत की शैली है, ये मंदिर निर्माण शैली है दक्षिण भारत की। इसके अलावा अजमेर की बात करें तो अकबर ने यहाँ पे एक बादशाही महल का निर्माण करवाया, और इसके अलावा अकबर ने सहेलियों का बाजार बनवाया तथा जिसका वर्तमान में अपन चूड़ी बाजार कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। अजमेर का झील दर्शन। इसके अलावा अपन बात करें राजस्थान के कुछ ऐतिहासिक युद्धों के बारे में, इसमें हम रोजाना कुछ ना कुछ युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला था अजमेर का युद्ध, 1024 ईस्वी में हुआ था। ये महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और उसने गढ़बिटली दुर्ग पर घेराबंदी कर ली थी। इसके अलावा गजनवी युद्ध में घायल हो गया, घायल होने के कारण वह अनिलवाड़ा चला गया, यानी कि वह युद्ध को नहीं जीत पाया। इसके अलावा बात करें आना सागर का युद्ध 1135 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच, अर्णोराज और मुस्लिम आक्रमणकारियों के बीच में। इसमें अर्णोराज जीत गया था, विजयी रहा। इसके अलावा बात करें अर्णोराज ने विजय के उपलक्ष्य में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण करवाया, यानी कि जीते इसने 1137 ईस्वी में 2 साल बाद में आना सागर झील का निर्माण करवाया। इसके आगे तीसरे युद्ध की बात करें अपन, माउंट आबू का युद्ध। यह कब हुआ था, 1178 ईस्वी में हुआ था। किस के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और धारावर्ष के बीच में हुआ था। धारावर्ष कौन था, परमार शासक था, जो कि युद्ध में जीत गया था, और मोहम्मद गौरी की युद्ध में पराजय हुई थी। इसके बारे में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अनहिल पाटन के राजा मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। इसके अलावा बात करें काइंद्रा का युद्ध। काइंद्रा कहां पे है, सिरोही के अंदर। यह भी 1178 ईस्वी में ही हुआ था। मोहम्मद गौरी वशिष्ठ कीर्तिपाल चौहान के बीच में हुआ था। कीर्तिपाल चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कीर्तिपाल चौहान को कित्तू भी कहा जाता है। वैसे कीर्तिपाल चौहान इस युद्ध में जीत गया था और मोहम्मद गौरी फिर से इसको पराजय का मुंह देखना पड़ा तथा इस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो गया था। चर्चा करते हैं गहड वालों का युद्ध। 1185 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और कन्नौज के शासक जयचंद की पराजय हुई थी। इसके साथ ही अगले युद्ध पे चलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत गया था, मोहम्मद गौरी हार गया था। इसके अलावा तराइन की बात करें, तराइन कहाँ पे, करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। इसके आगे बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें किस के बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जीत गया था। क्या हुआ था कि मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या किया कि वो फिर से तैयारी में जुट गया और पृथ्वीराज चौहान निश्चित होकर बैठ गया। इसके कारण जैसे ही उसने दोबारा आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। इसी के साथ उसका भारत में शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी कि मार्ग खाली हो गया। पृथ्वीराज चौहान ये उसके सामने एक कह सकते हैं कि रोड़ा था, एक बाधा थी।
गौरी ने अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को बनाया, यानी मोहम्मद गौरी ने अजमेर आया और उसने गोविंदराज को वहां का शासक नियुक्त किया। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया। ईस्वी में, यानी कि जैसे ही तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता तो उसने कन्नौज के शासक जयचंद पे आक्रमण किया तथा जयचंद को पराजित किया और इसी युद्ध के दौरान जयचंद की मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी ने युद्ध को जीत लिया। यह 1226 से 27 के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? मेवाड़ शासक जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें मेवाड़ शासक जैत्र सिंह की विजय हुई थी, इल्तुतमिश की पराजय हुई थी तथा इसके बारे में बात करें तो भूताला कहाँ पे? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। रणथंभौर के युद्ध की यह हुआ था 1301 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। इसमें हमीरदेव चौहान की पराजय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। हमीरदेव चौहान की पराजय के पीछे कारण क्या था? रणमल और रतिपाल इसके दो सेनापति थे जिन्होंने क्या किया था? विश्वासघात किया था और ये दोनों के दोनों अलाउद्दीन खिलजी से जा मिले थे, जिसके कारण हमीरदेव चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। युद्ध में अलाउद्दीन का सेनापति नुसरत खां मारा गया था। इसके अलावा युद्ध के दौरान इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, यानी इतिहासकार अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ आया था। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा यह रणथंभौर के युद्ध की एक महत्वपूर्ण बात और आती है कि राजस्थान का प्रथम शाखा इसी युद्ध के दौरान हुआ था। इस युद्ध में हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया धारण किया गया, यानी कि सेना ने केसरिया धारण करके युद्ध में टूट पड़ी तथा अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसके अलावा रंग देवी जो कि रानी थी हमीरदेव की, इसके नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया।